Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So we were taking the live session, but because of some technical issues, I am putting the recorded session. So in today's session, मैं आप सभी को सिखाने जा रही थी कि exactly NTA PhD entrance test में day 1 में जो पेपर हुआ था for paper 1 that is research methodology, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे थे. सो उन सारे क्वेश्चंस का मैंने एक सेट बनाकर इस सेशन में लिया है ताकि आप सारे स्टूडेंट्स की जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए. ओके, so now let us begin. So that's why in this session we are going to see the research methodology PYQs of those questions and उसके साथ हम quick revision भी करेंगे. Okay, so quickly let us see about research methodology revision session और रिवीजन कोर्स जो हम सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में सिर्फ 2 to 3 डेज़ में ही काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करे एंड वो NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करे. आज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिवीजन कोर्स को परचेस किया है बिकॉज 30 एंड 31 अक्टूबर को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम है. दैट्स वाई यू विल गेट अ टाइम कि आप विद द हेल्प ऑफ दिस रिवीजन कोर्स आप सारे स्टूडेंट्स गारंटीड NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सके. इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं. सो मॉक टेस्ट में बेसिकली आप सारे स्टूडेंट्स CBT मोड के थ्रू एग्जाम कैसे एग्जैक्टली दी जाती है इसके बारे में प्रैक्टिस करते हो एंड इसमें बेसिकली आपको 400 MCQs सॉल्व करने की आपकी यहाँ पे सहायता मिलती है. ओके, एंड एज वेल ऑल ऑफ यू बेसिकली कैन सॉल्व 400 MCQs हियर. इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्लस PYQs का PDF हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड इन्हीं PDF में से ही आपको काफ़ी सारे MCQs पेपर 1 में मिलते हैं एंड यू कैन आस्क टू अदर स्टूडेंट्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द रिव्यू उनको मोस्ट ऑफ द एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस उनको इन्हीं PDF में से मिले हैं कल के एंड आज के एग्ज़ाम में. सो दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. ओके, सो रिविजन कोर्स अगर आप अभी भी परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन जो है वो 100% करवा देते हैं बिकॉज आपकी उतनी जो तैयारियां है वो हम सभी करवा देते हैं. ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अभी भी आपका चांस गया नहीं है. आप अभी भी रिवीजन कोर्स परचेस कर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में स्टडी करके NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट को अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं. ओके, यू हैव टाइम इन हैंड. Okay, so arrange the following steps of research process in the order in which they would be carried out. So according to our WhatsApp group काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस बताए हैं कि जिन टॉपिक्स के ऊपर पूछे थे. सो उनमें से एक टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च. ओके, इसके बारे में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे कि अरेंजमेंट के लिए कि आपको अरेंज करने प्रोसेस को बेसिकली स्टेप्स को ओके इन द करेक्ट ऑर्डर. सो यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन दिया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दिया है, कलेक्शन ऑफ डेटा दिया है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं ABCD, BCDA, BDCA, DABC. सो हियर यहाँ पे जो पहली स्टेप आएगी वो आएगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेकेंड स्टेप आएगी कलेक्शन ऑफ डेटा, थर्ड स्टेप विल बी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड फोर्थ स्टेप विल बी इंटरप्रिटेशन. दैट्स व्हाई हियर correct answer should be what? Option 3. Next, the value of middle position in a distribution of values is called. Okay, जब भी आपके पास डेटा वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें जो मिडल पोजीशन की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं व्हाट. ओके, सो ऑप्शंस देखिए मीन, मीडियन, मोड एंड मिड पॉइंट. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? मीडियन. ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इजी एंड इसके ऊपर भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे. आई मीन टू से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर. ओके, ये आपको करके जाना है. एज वेल इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे. ओके, ये भी आपको करके जाना है. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे थे. सो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है.
ओके, लिस्ट 1 में है वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। लिस्ट 2 में दिया है मीनिंग्स, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज कैन बी चेंज्ड बाय अदर कंपोनेंट्स, alter the association between independent and dependent variables, factors that affect the dependent variable not considered during design. Okay, so students यहाँ पे आपको मैच 1 के साथ मैच 2 को लगाना है, मतलब लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. सो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये बेसिकली 2 में जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यूज़ जो है वो अदर कंपोनेंट्स की वजह से चेंज होती है. जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है दिस विल गो फॉर दिस वन, बिकॉज क्वालिटेटिव वेरिएबल ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, राइट. इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वी कैन ओनली क्लासीफाई देम. Moderating variable will go for this, alter the association between independent and dependent variables. Moderating variable basically हमें help करते हैं ताकि हम understand कर सके कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप जो है वो किस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग होते, वीक होते, एक्सेट्रा. Okay, and so that they can alter the association between them. Okay, extraneous variables will go for 4 because extraneous variable ये ऐसे variables होते हैं जो हम study नहीं करना चाहते and उनकी वजह से dependent variables की values affect होती है. So here your correct answer should be what? This option 2, because this will be your correct answer. Okay, next, what among the following is scopus? अब ये scopus क्या है? ऑप्शन देखिए, जर्नल, साइटेशन, डेटाबेस, मेथोडोलॉजी. तो स्कोपस के बारे में हमने पहले भी देखा था. सो स्कोपस ये एक डेटाबेस है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हम कहते हैं, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे अब्स्ट्रैक्ट के डेटाबेसेस आपको मिलेंगे. ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MLA स्टाइल ऑफ साइटेशन? सो साइटेशन के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे थे. सो ये आपको करके ही जाना है कि MLA स्टाइल ऑफ साइटेशन क्या है, साइटेशन का डेफिनेशन आपको करके जाना है. APA स्टाइल क्या है साइटेशन की, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल. ओके, किस प्रकार के साइटेशंस लिखने हैं ये आपको करके जाना है. ऑप्शन देखिए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एसोसिएशन, मैनचेस्टर लैंग्वेज अलायंस, मॉन्ट्रियल लैंग्वेज अलायंस. सो स्टूडेंट्स, हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1, बिकॉज MLA स्टाइल का जो फुल फॉर्म है वो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. एंड ये जो स्टाइल है ये हम ह्यूमैनिटीज़ और देन लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर ऐसे डिसिप्लिन्स में यूज़ करते हैं. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी? सो रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? पंक्चुएशंस, ISBN, टाइटल, नेम ऑफ ऑथर. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ISBN का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. लेट मी राइट हियर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. ओके, सो स्टूडेंट्स इफ़ यू सी हियर तो यहाँ पे आपका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन 1, दैट इज़ पंक्चुएशंस, बिकॉज ISBN, टाइटल एंड नेम ऑफ ऑथर ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी के. बिकॉज जब भी आपको कोई भी रेफरेंसेस लिखने होते हैं देन उनको लिखने के लिए ये तो हम यूज़ करते ही है, टाइटल यूज़ करते हैं, ऑथर का नाम हम लिखते हैं, ISBN नंबर भी कभी कभी लिखते हैं, बट पंक्चुएशंस इज़ नॉट ए इसेंशियल पार्ट, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोल ऑफ हाइपोथेसिस? तो यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस का कौन सा रोल नहीं है इसके बारे में पूछा है, बिकॉज इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि गुड हाइपोथेसिस एक्सेट्रा. ओके, ऑप्शन देखिए, गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी, डिटरमिन फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी, आइडेंटिफाइज रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट फैक्ट्स, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन्स. सो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ वी नो दैट कि हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट होता है, राइट, और जिसे हम बनाते हैं ताकि हम रिसर्च क्वेश्चन को टेस्ट कर सके. सो हाइपोथेसिस ये एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होता है, ओके, अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ आवर रिसर्च. ओके, दैट्स वाई हाइपोथेसिस ये आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में स्टडी करना है, बिकॉज हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करोगे, दैट्स वाई हाइपोथेसिस ही आपको डायरेक्शन दिखाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द रोल ऑफ हाइपोथेसिस. एज वेल जितने भी सारे रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट फैक्ट्स रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेगा. सो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस की मदद से आपको एविडेंसेस मिलते हैं. ओके, एंड एज वेल ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा ताकि आप कंक्लूजन्स को ऑर्गेनाइज कर सको, ताकि आप कंक्लूजन्स यहाँ पे निकाल सको, बिकॉज ऑब्वियसली हाइपोथेसिस आप टेस्ट करोगे
एंड आफ्टर टेस्टिंग इट यू विल गेट वन ऑफ द रिजल्ट्स एंड थ्रू दैट आप यहाँ पे कंक्लूजन्स निकाल सकते हो. सो दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2, बिकॉज हाइपोथेसिस का ये रोल नहीं है. दिस इज़ नॉट रोल ऑफ हाइपोथेसिस कि आपको डिटर्मिन करना है फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी, बिकॉज ये जो रोल है ये बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन का है. ओके, एंड रिसर्च डिज़ाइन हम हाइपोथेसिस के पहले बनाते हैं, राइट. सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. व्हाट इज ट्रेन रेफरल सैम्पलिंग? ओके, सैम्पलिंग के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, सो यू नीड टू डू सैम्पलिंग इन डेप्थ. आपको सैम्पलिंग अच्छे से करके जाना है. ऑप्शन देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो स्टूडेंट्स, ट्रेन रेफरल सैम्पलिंग का मतलब ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग, बिकॉज ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. ओके, एंड इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एंड दैट्स वाई कम पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से हम स्टडी नहीं कर पाते. तो हम क्या करते हैं कि जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास होते हैं, ओके, उनको हम बोलते हैं कि आप अदर पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज कीजिए ताकि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करें. एंड दैट्स वाई ये एक ट्रेन रेफरल सैम्पलिंग है, बिकॉज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास पहले से ही होते हैं उनको हम बताते हैं कि आप अदर पार्टिसिपेंट्स को आने के लिए इनकरेज कीजिए, उनको बुलाइए. दैट्स वाई ये एक ट्रेन होती है रेफरेंसेस की. ओके, दैट्स वाई दिस इज अ ट्रेन रेफरल सैम्पलिंग. ओके, सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर. If you are researching on the female gaze in the cinema of Satyajit Ray, and for the same you watch the relevant films of the director and watch his interviews, which of the following would you be conducting or employing? Okay, historical research, inferential research approach, qualitative research, empirical research. Choose the correct answer from the options given below. Let us see in Hindi. यदि आप सत्यजीत रे के सिनेमा में महिला दृष्टिकोण पर शोध कर रहे हैं और इसके लिए आप निर्देशक की प्रासंगिक फिल्में देखते हैं और उनके साक्षात्कार देखते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसका संचालन और रोजगार करेंगे? ओके, ऐतिहासिक शोध, अनुमानात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण, गुणात्मक शोध, अनुभविक अनुसंधान. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें. ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है बिकॉज आपको कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछे थे एग्ज़ाम्स में, जहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं विच इज़ वेरी बिग टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड, एंड ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है. सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि जितने भी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी तक देखे, सो उनको आप पहले सॉल्व कीजिए, एंड जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो आप बाद में सॉल्व कीजिए. ओके, एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम. दैट्स वाई दिस इज़, एंड मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व भी करना है. सो देखो यहाँ पे सिंपली आपको क्या पूछा है कि यहाँ पे आप जानना चाहते हो कि सत्यजीत रे के जो सिनेमा है वहाँ पे महिला दृष्टिकोण पर कैसे वो काम करते थे उसके बारे में. ओके, एंड दैट्स वाई यू आर ओवर हियर वॉचिंग हीज रिलेवेंट फिल्म्स एंड एज वेल यू आर वॉचिंग हीज इंटरव्यूज़. सो ये दोनों भी यहाँ पे आप कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली यू आर स्टडिंग द फीमेल गेज ओके इन द सिनेमा. सो फॉर दैट इनमें से कौन सा रिसर्च आप करोगे? सो यहाँ पे आपको दिए भी है कुछ ऑप्शंस जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च, इन्फरेंशियल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च. ओके, सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 4 A and C ओनली, बिकॉज इन दिस सिचुएशन आप हिस्टोरिकल रिसर्च करोगे एंड यू विल डू क्वालिटेटिव रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च करोगे बिकॉज आप यहाँ पे रिलेवेंट फिल्म्स वॉच कर रहे हो. सो ये जो फिल्म्स है ये ऑब्वियसली पहले हो चुके हैं बिकॉज यू आर हियर रिसर्चिंग ऑन द फीमेल गेज इन द सिनेमा. सो फॉर रिसर्चिंग ऑन द फीमेल गेज, ओके, दैट्स वाई आप उनके पहले फिल्म्स जो है वो यहाँ पे वॉच करोगे. सो इसका मतलब ये है कि आप पास्ट इवेंट्स को वॉच करोगे, और दैट्स वाई ये हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ. एंड जैसे कि आप उनके इंटरव्यूज़ भी यहाँ पे देखोगे, सो अगेन इंटरव्यूज़ भी पहले से ही हो चुके हैं, राइट. इंटरव्यूज़ आपने पहले भी देखे हैं. ओके, बिकॉज उनके इंटरव्यूज़ पहले से ही हुए हैं, दैट्स वाई ये भी पास्ट इवेंट हुआ. सो अगेन यू आर वॉचिंग हिज बीते हुए इंटरव्यूज़. सो अगेन दिस विल बी व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च. एंड ये क्वालिटेटिव रिसर्च है बिकॉज यहाँ पे आप क्वालिटी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि इंटरव्यूज़ से डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप,
and as well you are watching the relevant films of the director and you are collecting the qualitative data, right? एंड दैट्स वाई ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये एम्पेरिकल रिसर्च नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंसेस से डेटा आपको मिला नहीं है, एंड दैट्स वाई हियर इज़ नो प्रॉपर एविडेंस। एंड इन्फरेंशियल रिसर्च अप्रोच नहीं है, बिकॉज इन्फरेंशियल रिसर्च अप्रोच में बेसिकली आप एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हो, सो वो भी यहाँ पे है नहीं। सो दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस। सो अकॉर्डिंगली आपको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले तो रहने दीजिए, बाद में सॉल्व कीजिए, जितने भी सारे डायरेक्ट है उनको पहले सॉल्व कीजिए। If the correlation between x and y is 0.3, then the correlation coefficient between 2x and 3y is. So correlation basically इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं एंड एज वेल कोरिलेशनल रिसर्च के ऊपर भी पूछे। ओके, सो यहाँ पे आपको पूछा है कि x एंड y के बीच में जो कोरिलेशन है वो है 0.3। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ओके, और 2x एंड 3y के बीच में वो क्या होगा? 0.7, 0.4, 0.2, 0.5, none of the above or more than the above. So here your correct answer should be 5, because अगर दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसे कि यहाँ पे 0.3 दिया है, एंड अगर आपने उन वेरिएबल्स को किसी भी कांस्टेंट के थ्रू मल्टीप्लाई किया है, जैसे कि यहाँ पे 2x है एंड 3y है, देन उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो वही रहेगा। ओके, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने की वजह से वो चेंज नहीं होगा। सो जैसे कि यहाँ पे 0.3 है, देन 2x एंड 3y के बीच में भी 0.3 ही रहेगा। सो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, सो दैट्स वाई दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। डिफरेंसेस इन द मीन्स ऑफ मोर दैन 2 ट्रीटमेंट्स आर एनालाइज्ड बाय, ये भी आपको पूछा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, और उसमें भी काफ़ी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि सिंपल टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, पेयर्ड टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, अनोवा है। इसके ऊपर भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, सो ये भी आपको करके जाना है, एंड इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक सेशन भी लिया था, वो भी आप देख सकते हैं। सो देखो, अगर आपको 2 या फिर उससे भी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स को ओके एनालाइज किया है, सो बेसिकली ट्रीटमेंट ग्रुप्स के मीन्स को आपने एनालाइज किया है, ओके, देन उसे बेसिकली एनालाइज करने के लिए आप इनमें से कौन सी टेस्ट यूज़ करोगे? सिंपल टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली आप एफ टेस्ट करोगे, बिकॉज जब भी आप 2 या फिर उससे भी ज़्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हो, उनके डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करते हो, देन इन दैट सिचुएशन यू विल गो फॉर अनोवा, जिसका फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट अनोवा में बेसिकली हम करते हैं एफ टेस्ट। ओके, बिकॉज एफ टेस्ट में बेसिकली 2 या फिर उससे भी ज़्यादा अगर ग्रुप्स है, देन उनके वेरिएंसेस के रेशोज़ हम लेते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंगली उन रेशोज़ के थ्रू जो आंसर मिलता है वो आपको एनोवा का आंसर मिलता है। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ आंसर 3। ओके, इफ़ यू गो फॉर सिंपल टी टेस्ट, देन सिंपल टी टेस्ट में सिर्फ 2 ग्रुप के मीन्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। काई स्क्वायर टेस्ट में बेसिकली कैटेगरिकल वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, एज वेल हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती है एंड जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है उनके डिफरेंसेस को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज़ काई स्क्वायर टेस्ट, ये आपको याद रखना है। एंड पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में जो 2 ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स बेसिकली एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड रहते हैं। ओके, एंड ऐसे ग्रुप्स के मीन्स को आप यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करते हो। ओके, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट ग्रुप्स के मीन्स को आपने कंपेयर किया है। ओके, वैसे सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो वन मोर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे जो सिंपल टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है एंड पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है, ये तीनों भी क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, ये भी आपको पूछेंगे। एंड काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन बताओ, स्टैंडर्ड एरर का जो यू कैन से फॉर्मूला है वो बताओ, एक्सेट्रा। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, मॉडल एरर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ अ स्टैटिस्टिक,
error in the calculation of standard deviation of a statistic, standardized statistic to minimize error. Obviously here your correct answer should be option 1, standard deviation of the sampling distribution of a statistic, because standard error is nothing but what, sampling error, जो create होती है जब भी आप you can say सैम्पल्स चूज़ करते हो फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड उनको चूज़ करने में अगर कोई गलती आपकी हो जाती है, एंड अगर आपका जो सैम्पल है वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है पॉपुलेशन का, देन इन दैट सिचुएशन बेसिकली स्टैंडर्ड एरर आती है. एंड दैट्स वाई ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, किसका है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट टू ऑफ अ स्टैटिस्टिक. यहाँ पे स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि योर सैम्पल वैल्यू, मतलब सैम्पल का जितना भी डेटा है वो, ओके. सो सैम्पल का जो डेटा होता है उसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसे कहते हैं व्हाट, स्टैंडर्ड एरर. सो ये एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है इसकी. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक मेथड. सो देयर इज, ओके. तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, एंड इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि जो कि नॉन पैरामीट्रिक मेथड का एग्जाम्पल है. तो वो क्या है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, साइन टेस्ट, ऑल दी अबव. सो हमने पहले भी देखा है टी टेस्ट ये क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट है, जेड टेस्ट भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है. सो हियर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 3, साइन टेस्ट, बिकॉज ये कोई पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, दिस इज अ नॉन पैरामीट्रिक मेथड. सो टी टेस्ट तो हमने देखा, जेड टेस्ट में भी हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उनके मीन्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, एंड एज वेल हम सैम्पल का जो मीन होता है उस मीन को हम पॉपुलेशन मीन के साथ भी जेड टेस्ट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं. एंड जेड टेस्ट यूज़ करते हैं जब सैम्पल वैल्यू ज़्यादा होती है. सो मोस्टली जब सैम्पल वैल्यू मोर देन 30 होती है, देन इन दैट सिचुएशन वी डू द जेड टेस्ट. एंड एज वेल अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता होती है, देन इन दैट सिचुएशन वी डू जेड टेस्ट, ओके. सो साइन टेस्ट हम करते हैं जब भी हमारा जो पॉपुलेशन होता है, ओके, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है. जब भी जितने भी सारे हमारे अजम्पशंस होते हैं रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अगर हम यहाँ पे डेटा के साथ अज्यूम नहीं करते या फिर नहीं कर पाते, देन इन दैट सिचुएशन वी डू साइन टेस्ट. एंड साइन टेस्ट करते हैं जब भी हम पेयर्ड टी टेस्ट को नहीं कर पाते. सो पेयर्ड टी टेस्ट का जो नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव है वो है साइन टेस्ट. सो दिस इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट. ये भी आपको कभी कभार पूछते हैं कि ऑल्टरनेटिव बताओ. सो पेयर्ड टी टेस्ट का जो ऑल्टरनेटिव है वो है साइन टेस्ट, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कंटेन्स एन एब्सोल्यूट जीरो. दिस इज ऑल्सो IMP. और स्केल के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल, ओके. सो इनमें से कौन सी स्केल ऐसी है जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो की कॉन्सेप्ट रहती है, नॉमिनल्स, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो. ऑब्वियसली एब्सोल्यूट ज़ीरो ये सिर्फ एंड सिर्फ रेशो स्केल में होता है, किसी और स्केल में नहीं होता है, ओके. लेट अस सी वंस अगेन. नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट्स इट, ओके. ऑर्डिनल स्केल में वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं एंड पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा सकते हैं, जैसे कि गुड, बैड, एक्सेट्रा. इंटरवल स्केल में कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑर्डर्स लगा सकते हैं एंड स्पेसिफिक इंटरवल्स बना सकते हैं इक्वल, ओके. एंड रेशो में तो ये सब होता है एज वेल, इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो भी रहता है, ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म. सो प्लेजरिज्म में भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं. सो इसको लेकर भी मैंने एक स्पेसिफिक सेशन लिया है, लाइव सेशन. सो यू कैन सी दैट ऑल्सो. सो यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें से कौन से सिचुएशन में प्लेजरिज्म नहीं होगा. मेक यूज़ ऑफ द वर्क ऑफ अनदर एंड मिस रिप्रेजेंट इट एज योर ओन. Drawing content from the work of another without acknowledging the source. Paraphrasing too closely to the original text. Drawing content from another work and adapting it with due acknowledgement. Okay, so here your correct answer should be what, option 4, because यहाँ पे बेसिकली आपने अनदर वर्क यहाँ पे कॉपी कर लिया है, बट उसके लिए आपने एक्नॉलेजमेंट भी दिया है, ओके. सो ऐसे सिचुएशन में प्लेजरिज्म होगा नहीं. बट अगर आप अनदर वर्क को यहाँ पे यूज़ किया है एंड उसे मिस रिप्रेजेंट किया है कि ये आपका ही है, देन इन दैट सिचुएशन प्लेजरिज्म होगा.
अगर आपने अनदर पर्सन के वर्क को यहाँ पे कॉपी कर लिया है एंड आपने एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया है, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो प्लेजरिज्म होगा. एंड अगर आपने पैराफ्रेजिंग किया है दैट टू वेरी क्लोजली टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओके, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो प्लेजरिज्म होगा. ओके, सो क्विकली लेट अस सी अबाउट पेपर टू स्टडी मटेरियल. सो पेपर टू स्टडी मटेरियल हम सारे स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो सेक्शन 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स यहाँ पे ला सके. ओके, सो स्टूडेंट्स, पेपर टू स्टडी मटेरियल में हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. सो एमसीक्यूज़ में बेसिकली आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए, उनका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो. यह स्क्रीन पर देखो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, ऑन ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वी हैव करंटली पेपर टू अवेलेबल. ओके, स्टडी मटेरियल अवेलेबल. सो इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट देन आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर टू स्टडी मटेरियल की जो फ़ीस है वो है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन जो है वो करवा देते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, पेपर टू स्टडी मटेरियल ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो काम आएगा ही, बट इट विल बी ऑल्सो यूज़फुल फॉर योर इंटरव्यू सेशन जहाँ पे आपको पेपर 2 के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते. सो अभी भी टाइम गया नहीं है, यू कैन बाय दिस. ओके, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ अस एंड गारंटीड क्वालिफाई द NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट. So thank you for watching this session. I hope it will be helpful to all the students. ओके, जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में कवर किए हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल. सो आप ये सारे क्वेश्चंस तो पढ़ेंगे ही, बट रैदर आप इनके जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ लीजिए. ओके, सो दैट विल बी हेल्पफुल.